ओके, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और आज का सेशन जो है इसमें हमने मिड टर्म डिस्कस करना है और मिड टर्म का जो पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप काइंडली पूछें। जी नासिर, आपसे स्टार्ट करते हैं। नासिर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि जो हमने फीस सबमिट कराई है ना, तो अभी तक हमारी सीएमएस पर शो नहीं हो रही। अच्छा, नासिर का सवाल ये है कि फीस जो है उससे लिंक्ड है। अच्छा, फीस से लिंक जो मैटर्स हैं वो डीन साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि स्टूडेंट्स जो है ना वो डायरेक्ट जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसमें जो अदील हैं उनसे राब्ता करें ना इससे मैटर्स में। तो आप एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज उनको भेज दें। ये सिर्फ आप ही के साथ प्रॉब्लम है या बाकी लोगों के साथ भी है? कई मरतबा मैसेज किया और रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। और ये सबके साथ मसला है। अच्छा, उसमें बाज दफ़ा ऐसा होता है ना, जैसे बेटा आपने मैसेज तो उनको किया लेकिन डिटेल नहीं भेजी, जैसे स्लिप साथ लगा के नहीं भेजी, उसकी फोटो नहीं भेजी, अपनी डिटेल नहीं भेजी कि आप जो है वो आपका नाम और ये। सब पूरी पूरी डिटेल भेजी है सर, पूरी अच्छा। अपना नाम भी, सीएमएस आईडी भी, अपना फील्ड भी, वो स्लिप भी लगा के दे कुछ हाँ, नहीं। असल में हमें उन्होंने मना किया हुआ है, तो मैं ये कंसर्न जो है ना डीन साहब से जब बात होगी तो उनको मैं इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर दूंगा कि जो है वो फीस अपडेट है ना वो सीएमएस पे शो नहीं हो रहा। बच्चों ने कितने दिन हो गए जमा करवाए? सर मैंने 17 अप्रैल को जमा कराई थी। ये तो काफी दिन हो गए। जी सर, बिल्कुल रिप्लाई नहीं आ रहा। चले, मैं उनसे पूछ लूंगा। एक जनरल सी एक कमेंट है ना वो मैं उनको भेज दूंगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन विच इज लिंक टू द सब्जेक्ट? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज मैं दोबारा से रिमाइंड करना चाहूंगा। सब्जेक्ट के हवाले से सर मेरा सवाल ये है कि वही टॉपिक आप डिक्लेयर कर दें कि कौन टॉपिक्स के हवाले से ही बात करेंगे आज। ओके, सबसे पहले जो है अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है किसी भी टाइम में। उसके लिए उसको अनम्यूट करना होगा और आप फिर सवाल पूछ लीजिएगा। अच्छा, हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं सेशन, ताकि जैसे ही ये सेशन कंप्लीट हो तो हम इसको फिर एज ए जो यूट्यूब है वीडियो उस तौर पे हम शेयर भी कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोर्स लर्निंग आउटकम्स है ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं या जो आएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। एक्सप्लेन द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसमें हमें पता है कि हमारे पास जर्मेनियम, सिलिकॉन जिसपे फोकस होगा, और इसी तरीके से गैलियम आर्सेनाइड जो एलईडीज वगैरह बनती हैं, जो कि ऐसे डायोड्स हैं जो लाइट इमिटिंग है। तो लेकिन हमारा फोकस जो है वो प्राइमरली उसके ऊपर सिलिकॉन पे होगा, क्योंकि उसका अगर हम ऑपरेशन समझ लेते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, तो फिर हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं दूसरी टाइप ऑफ डायोड के ऊपर भी, जैसे जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड है, और इसी तरीके से जो जीनर है उसके हिसाब से। अब चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है, आपके पास किताबें भी होंगी, आपके पास जो इंटरनेट रिसोर्सेज हैं ये भी होंगे, तो जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा ना थोड़ा अनसीन टाइप होगा, लेकिन होगा आपके कोर्स के अंदर से। ऐसा नहीं होगा कि किसी और से आ रहा हो, किसी और जगह से आ रहा हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि सॉल्व स्मॉल स्केल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो हमने तो सिर्फ डायोड तक पढ़ा है अभी, तो इसमें भी अगर इसको कट डाउन कर लें तो सॉल्व सर्किट्स विच कंसिस्ट ऑफ द डायोड।
तो ये कह सकते हैं हम। तो इस तरीके से अभी आपने चूंकि 2 ही CLO1 और 2 ही हमने कवर किए हैं, और जो एम्पलीफायर सर्किट्स हैं वो अभी हमने नहीं पढ़े, वो अब हम मिड टर्म के बाद पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर CLO3 उस वक्त आएगा। तो पहली चीज जो आपने नोट रखनी है अपने पास वो ये है कि आपका ये एग्जाम जो है ना वो CLO1 और CLO2 में आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? कोई 1-2 स्टूडेंट मुझे बता दें कि जी समझ में आ गई है। आ गई है सर। चले, फैसल ने कंफर्म कर दिया है, कोई एक स्टूडेंट और कंफर्म कर दे। आयशा कर, यस सर। चले थैंक यू, यस सर। कंफर्म कर दिया कि जो है हमें समझ में आ गया है कि एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अल्फाज में लिखेंगे, और अपने अल्फाज में लिखेंगे तो उसमें एक बुनियादी शर्त जो है, या यूं समझे कि एक एसेंशियल पैरामीटर, वो क्या है कि आप इंग्लिश सिंपल लिखेंगे, मीनिंगफुल लिखेंगे, और कोशिश करेंगे कि छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, बड़े सेंटेंस ना लिखें। इससे फायदा ये होगा कि आप जो लिख रहे होंगे वो मेरी समझ में आ रहा होगा। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो उसमें नुकसान होगा। कॉपी पेस्ट में ये होगा कि मैं उसको चेक कर लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि वो कॉपी पेस्ट है, तो फिर उसके नंबर जो है ना वो फिर नहीं होंगे कॉपी पेस्ट के। आप अपने अल्फाज में लिखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस सर्किट डायोड इज इन सीरीज विद द रेजिस्टर। ठीक है, तो ये आप अपने अल्फाज में लिख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं है। एक सर्किट को देख लेते हैं, उसका एक सर्किट का सोल्यूशन। ओके, तो एक्सप्लेन करना होगा आपको, अपने अल्फाज में लिखना होगा। जब साल की बात आएगी ना, आप दूसरी बात करते हैं साल, इसका मतलब है कि सर्किट दिया हुआ होगा और उस पर आप ओहम्स लॉ लगाएंगे, और ओहम्स लॉ की जो एडवांस फॉर्म्स है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ है, और साथ साथ जो वो डिवीजन प्रिंसिपल या डिवीजन रूल्स है, वोल्टेज डिवीजन है और करंट डिवीजन है। तो ये चीजें जो है ना, अगर आप अपने पास पहले से ही छोटे छोटे सर्किट बना लें ना, जो छोटे छोटे सर्किट बना के उसके ऊपर आप जो है वो ओहम्स लॉ और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ और डिवीजन प्रिंसिपल, तो एक छोटा सा अपने पास एक रेफरेंस पेज बना ले, उससे आपको फायदा होगा कि किताब को आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। और जब आप इसको टाइप करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि आप इसको कैसे टाइप करेंगे ना। तो आपको इस तरीके से एक छोटी सी स्पेस दे देंगे, तो आप उसमें टाइप कर देंगे। जैसे जो इनपुट वोल्टेज है आपने लिखा V इनपुट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो ये समझ में आ गया कि इनपुट वोल्टेज जो है वो 10 दी हुई है। इसी तरीके से आपने लिखा कि लोड रेजिस्टेंस इज गिवन एज 5 किलो ओम्स, तो आपने लिख दिया 5K। तो इससे समझ में आ गया, आगे ओम्स भी लिख दें चाहे OHM, ओम 5K ओम। तो ये समझ में आ गया कि जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करंट है, करंट थ्रू डायोड। ठीक है, ये आपने मालूम करनी है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सर्किट है, तो अब आपको पता है कि सर इक्वल टू IR, तो आप सिंपली यहाँ पे ID इज इक्वल टू, एक मिनट देख लें जरा, बढ़िया, एक मिनट जरा देख लें जरा है। तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो हमने 10 लिखा और उसको डिवाइड बाई 5K करके और जल्दी से कैलकुलेटर निकाला और आंसर अपना लिख दिया आगे, 2 मिली एम्पेयर्स। यूनिट्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि किस तरीके से आपको अगर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स दे देते, तो टेक्स्ट बॉक्स में आप इस तरीके से उसको टाइप कर लें। और ये टाइपिंग जो है ये मोबाइल फोन में हो सकती है बहुत इजीली, अगर आपके पास कंप्यूटर है कंप्यूटर में हो सकती है बहुत इजीली, और ओहम्स लॉ की एप्लीकेशन है। ज्यादा से ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ आ रहा है तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे 10 वोल्ट है और आगे एक रेजिस्टेंस आ रहा है 2 किलो ओहम्स का, तो आपने 2 किलो ओहम्स लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दिया करंट से, करंट थ्रू लेट से डायोड। तो ये एक छोटा सा आपके पास, चूंकि ये माइनस होगा ना तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे माइनस, उसी तरीके से माइनस फिर आगे फिर इज इक्वल टू 0,
तो ये बहुत आसान है आपके लिए लिखना, इसमें कोई ऐसी ये प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें ये मत समझिए कि इसको टेक्स्ट में, असल में सिंपली टेक्स्ट में जो है ना वो सबस्क्रिप्ट बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए सिंपली ऐसे आप लिख लें। और आउटपुट वोल्टेज है तो आप उसको कुछ इस तरीके से वी आउट, ये आउटपुट वोल्टेज बन गया आपका इस तरीके से। तो ये एक चीज है। अब मैं, मदिया ने सवाल करना चाह रहे थे, तो मदिया से मैं पूछता हूँ कि उनका क्या सवाल है। जी बेटा आप सवाल कीजिए। सर मैं ये कह रही थी कि वो जो पेपर आएगा, जैसे हमें पहले जो वो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें पीडीएफ था, तो वो हम पहले पीडीएफ अपने पास डाउनलोड करेंगे फिर एडिट करेंगे, क्योंकि हमें पहले भी पता चला कि वो एडिट नहीं करना था, वो पता नहीं वहीं पे कॉपी पता नहीं क्या करना था, तो ना हमें कुछ बताया था कि किस तरह। वो मैं पूछना चाह रही हूँ किस तरह पेपर सॉल्व करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके करेंगे या डायरेक्ट वहीं पे किस तरह पेपर करेंगे? देखिए इंस्ट्रक्शन जो है ना वो पहले आपको रीड करनी पड़ेगी। अब मैंने जो आपको जो क्वेश्चन दिए ना वो 3 तरह के, मैं यहाँ पे आपका जो वो है एलएमएस है उस पर चले जाते हैं, उससे जरा आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे अंदाज में ना। आपको तो पता है ना, आपको जो है वो ईएलएमएस पे जाना है, आपको ये मालूम है कि यस आपको सर, कल ईएलएमएस पे जाना है। बताया। यस सर। ईएलएमएस पे जाना है ना आपको। तो जब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं, अच्छा यहाँ से जाके मैं पहले रोल चेंज करूंगा ना ताकि स्टूडेंट्स के रोल में आ जाऊं, जैसे आपको नजर आ रहा होगा फिर वैसे मैं, अब मैं स्टूडेंट के रोल में हूँ। अब ये चीज वही है जो आपको नजर आ रही है। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हमने, हाँ बिल्कुल, इसमें देखे ना हमने आपको ये क्विज असाइनमेंट और ये सैंपल पेपर दिए हुए। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही। अच्छा इसमें यस सर। सैंपल चलते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर 3 में चले जाते हैं और इसमें सैंपल पेपर 3 में तो आपने यहाँ से, इसमें जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि एक डॉक्यूमेंट की सूरत में दिया हुआ है, तो आपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिया और उसके बाद डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। 1 मिनट, ये डाउनलोड हो रहा है। मेरे ख्याल में मैंने क्लिक शायद जल्दी कर दिया है, ये थोड़ा सा हैंग लग गया है। एनी हो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यकीनन ऐसी प्रॉब्लम्स आपको भी आई होंगी और आएंगी, तो उनसे घबराना नहीं है। कहीं दरमियान में जाके रुक रहा है, आगे नहीं जा रहा। चलो 1 मिनट, मेरे डाउनलोड में शायद पड़ा हुआ होगा। सैंपल पेपर, चले डाउनलोड हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो ये जो बनाया गया था कुछ इस तरीके से था। अच्छा जरूरी नहीं है ये आपके पास वर्ड फॉर्मेट में आए, ये इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो जैसे क्विज का फॉर्मेट होता है उसमें आ जाएगा, तो उसमें फिर आपको डाउनलोड नहीं करना, फिर आपको ये क्वेश्चन जो है ना उसमें वेब पेज पे नजर आ रहा होगा, और वेब पेज पे जब आपने इसका आंसर लिख लिया कि दिस इज माय आंसर, और आपने इसको अपने पास सेव कर लिया, अब आप सबमिशन में जा रहे हैं, तो आपने लिखा यहाँ ऐड सबमिशन,
तो ऐड सबमिशन में अच्छा ये मांग रहा है कि आपको वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें। तो जब आप यहाँ करेंगे आप चूज फाइल कीजिए और जहाँ आपने उसको सेव किया हुआ है वहां से आप उसको अपलोड कर दिए। जैसे ये सेव किया था मैंने और सेव चेंजेस कर दी मैंने, और इसी तरीके से एंड में जाके मैंने लास्ट में सबमिट भी करना है। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको फिर आपने कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके से और वेरीफाई कर लिया कि आपकी जो सबमिशन है वो हो गई है फॉर ग्रेडिंग। ठीक है। अच्छा ये तो एक सिनेरियो है ना। सिनेरियो का मतलब क्या है कि ये एक तरीका है असेसमेंट को कंप्लीट करने का, जिसमें आपको ये कहा गया है कि आप एक डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करें और उसको फिर अपलोड कर दें स्पेस प्रोवाइडेड में। जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्विज 1 को मैंने क्लिक किया है, और क्विज को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो उसमें अब ये एमसीक्यूज टाइप यानी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा ये तो एक ही पेज पे आ रहा है, जरूरी भी नहीं है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन पहले आए फिर आप नेक्स्ट करें तो फिर दूसरा सवाल आए, ये भी मुमकिन है। अच्छा इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि मदिया के सवाल का जवाब जो है ना वो फिर कंप्लीट हो जाएगा इसमें। जरा 1 मिनट दीजिएगा, ये जरा आ जाए। हाँ चले, ये तो मेरे सारे गलत हो गए। एनी एनी हो, ये तो जस्ट एक रिव्यू था आपको दिखाने के लिए। अब मैं चलता हूँ एक ऐसे असेसमेंट की तरफ जिसमें कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिया जाएगा, और टेक्स्ट बॉक्स में फिर आप जो है उसमें कुछ एंटर करेंगे। ये मेरे ख्याल में हम कर चुके हैं किसी पहले लेक्चर में ना, इस तरह का जो है वो कर चुके हैं। ये शायद असाइनमेंट 4 है। यस सर, असाइनमेंट शायद ऐसे चल रहा है। हाँ ये देखें ना, यू नीड टू कॉपी पेस्ट योर टेक्स्ट एंड फिनिश। तो अगर इसमें जाते हैं ना, तो बेटा मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि मुख्तलिफ जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के एलएमएस पे अवेलेबल मेथड्स हैं, उन सब से हम गो थ्रू हो गए। अब जब हम उनसे गो थ्रू हो गए तो अब हमारे लिए आसानी हो गई। अब जैसे भी आएगा ना तो हमें इश्यू नहीं होगा। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो अगर क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है और उसने कहा है कि एक्सप्लेन कर दो, तो आपने इसमें अपने अल्फाज में लिख देना। जैसे अगर वो कह रहा है कि आप एक्सप्लेन कर दें कि जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, तो आपने लिख दिया कि माइनॉरिटी कैरियर्स इन सर जी जी। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, वो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है हम उसको खोल के उसमें एडिट करके फिर वो हम एक साथ पूरा कॉपी करके वो यहाँ पे पेस्ट कर दें? ये भी हो सकता है बेटा, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास एक टाइम होगा और आपने अपने क्लॉक पे जरूर नजर रखनी है और कोशिश करना है कि अपना आंसर बहुत ब्रीफ दें, यानी लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। सिर्फ जो क्वेश्चन है उसको समझ के और उसका आंसर देना है। बाज दफा तो एक छोटे से पैराग्राफ में आंसर होता है जिसमें 3-4 सेंटेंसेस होते हैं। जैसे ये माइनॉरिटी कैरियर्स का कंसेप्ट है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो एक एक्सट्रिंसिक मटेरियल जो होता है, यानी जो सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग प्रोसेस करने के बाद उसमें जो है वो कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाते हैं और वो रिवर्स करंट का बायस बनते हैं, जिसको फिर सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। तो ये मैं इसमें सवाल ये था कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। तो ये छोटा सा आपने इसमें आंसर 3-4 लाइनों में दे दिया। आपके पास बुक होगी, बुक आपने ओपन की, उसमें से पढ़ लिया कि ये जो है ये इसका आंसर तकरीबन ये बन रहा है, और उसको अपने अल्फाज में जल्दी से टाइप कर दिया। अगर आप वहां से कॉपी पेस्ट करने जाएंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट का मतलब है वो फिर आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरीके से आपने सेव किया जो भी आंसर है उसको करने के बाद, और उसके बाद आपने इंश्योर कर लिया कि आपने सबमिट करना है आखिर में पेपर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, उम्मीद है ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ गई मदिया से। यस सर। कि बेटा आपको चीज समझ में आ गई? यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल? फिर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। ओके, अगर किसी का और कोई सवाल नहीं तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ और किताब से जाएंगे हम। देखिए, किताब चूंकि सर्चेबल है, पीडीएफ है ये और सर्चेबल है, इसमें सबसे अच्छी चीज है सर्चिंग। जो भी सवाल आए आप उसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अब चूंकि हमारे पास जो है वो कोई चॉइस नहीं है ऑनलाइन में। ये एक अच्छी चीज है ऑनलाइन में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब तक आप किसी टॉपिक से गो थ्रू नहीं हुए होंगे तो आपको उसको समझना, उसको आंसर देना दुश्वार होगा। ये चीज हमेशा याद रखें। तो आपने हमने जो स्लाइड्स, लेक्चर स्लाइड्स जो हम जिससे गो थ्रू हुए हैं, उसको जरूर आपने एक दफा तमाम स्लाइड्स को देख लेना। सर हमारा पेपर जितने हमारे स्लाइड हो चुकी है सिर्फ उसी में से होगा या बुक में से भी? बुक से ही आएगा बेटा सब कुछ, नासिर किताब से ही आएगा। सुमैया का सवाल ये है कि मेरे पास किताब ऑन नहीं हो रही। बेटा कोई सुमैया को किताब तो भेज दो जिसके पास मौजूद है। ठीक है सर, मैं कर दूंगा। व्हाट्सएप पे शेयर कर दो एक किताब पीडीएफ ना, ताकि सबको मिल जाए। ओके, चैप्टर 1 में अगर हम चलते हैं, पहले चैप्टर 1 के टॉपिक ढूंढ लेना। चैप्टर 1 के टॉपिक्स क्या है, फिर हम आज के सेशन को कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की। ओके, तो बेटा आज ये जो टॉपिक्स है चैप्टर 1 में, ये सेमीकंडक्टर डायोड की थ्योरी है, और उसको प्राइमरली जो है वो जो डायोड, जैसे फॉर एग्जांपल जो पीएन जंक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक डायग्राम को ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसी डायग्राम को ले लेते हैं। अगर मैं आपको ये डायग्राम देता हूँ और इस डायग्राम में मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसमें 5 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन गए, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 5 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बने। उसके लिए फिर आपको ये देखना होगा कि जो आर्सेनिक है इसके जो वैलेंस बैंड है, यानी जो लास्ट बैंड है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये जो गैलियम है इसके जो प्राइमरीली वैलेंस है उसमें कितने मौजूद है। क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके बनने के लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो आर्सेनाइड से आ रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा गैलियम से। तो आप जैसे इसमें देखेंगे कि जो आर्सेनाइड है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, और इसी तरीके से जो गैलियम है इसके वैलेंस में कितने हैं। तो फिर आप बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 5 इसलिए हैं क्योंकि इसके वैलेंस जो है वो बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरीके से गैलियम जो है उसके जो एंड में है उसमें जो है वो 3 है। तो इस तरीके से जो है वो ये बॉन्ड जो है ये प्राइमरीली एस्टेब्लिश होगा। इसी तरीके से आपके पास जो है, अब एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें कि डेंसिटी बताई गई है कि इंट्रिंसिक मटेरियल है। इंट्रिंसिक मटेरियल प्योर मटेरियल होता है। एक्सट्रिंसिक मटेरियल कब बनता है, जब डोपिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप ये देखें कि जो सिलिकॉन है फॉर एग्जांपल, इसमें 1.5 इंटू 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि जो जर्मेनियम है उसमें उससे भी ज्यादा है, और गैलियम आर्सेनाइड में उससे कम है। इससे मतलब क्या हुआ
इससे मतलब ये हुआ कि जब हम करेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो जो सिलिकॉन के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन दोनों के दरमियान बन रहे होंगे। ठीक है, कैसे? अभी हम इसको देख लेते हैं। जो इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व है, थोड़ा सा जरा आगे जा रहा हूं मैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डेंसिटी जो है उसको करेक्टरिस्टिक्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यूं समझे कि अनसीन टाइप है। मैं करेक्टरिस्टिक कर्व की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, ये एक करेक्टरिस्टिक कर्व तो ये आ गई। मुझे वो करेक्टरिस्टिक कर्व देखनी है जिसमें तीनों तरह के डायोड जो है वो मौजूद हो। अब आप देखिए यहाँ कि फॉरवर्ड बाइस रीजन की बात कर लेते, इसमें जर्मेनियम जो है इसका आप देखिए 0.3 वोल्ट है। भाई वो क्यों है? उसका डेंसिटी के साथ क्या लिंक है? 0.7 का क्या है? और ये देखें, ये तकरीबन 1.2 वोल्ट पे जाके इसने कंडक्शन शुरू किया एलईडी ने। इसकी क्या वजह है? क्या इनका कोई रिलेशन है डेंसिटी के साथ? तो इस तरह के सवालात जो है ना, ये आपने अपने जहन में रखते हैं कि जब आपको सवाल मिले तो सवाल को पहले समझना है। जब आपने एक दफा सवाल को समझ लिया तो आधा सवाल आपका सॉल्व हो गया, बाकी आधा सवाल जो है वो आपकी अपनी एफर्ट है। ठीक है, और बाज़ दफा अगर सवाल का समझ ना भी आए तो भी आपने उसका जवाब जरूर देना है। उसमें आपने लिखना है कि इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, आगे फिर लिखें। जैसे आप में से कोई सवाल करता है ना, तो मैं पहले बताता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि देखें इस रिफत ने सवाल किया है, और पहले मैं उस सवाल बताता हूँ कि बेटा इस सवाल उन्होंने ये किया है, फिर उसका मैं जवाब देता हूँ। मैं ये इसलिए करता हूँ ताकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सवाल की वो मैं समझ जाऊँ पहले। तो आपने भी इसी तरह करना है कि जब भी आपको सवाल मिले आपने पहले लिखना है कि माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, कि इन दिस केस आई वांट टू लिंक द डेंसिटी of carriers inside a pure semiconductor to the characteristic curve of the diode। तो ये अब समझ में आ गया कि बेटा आपने जो सवाल है उससे ये समझा है और अब आप इस सवाल का जवाब देंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी एग्जांपल होगी। अब हम थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं, जल्दी से चैप्टर 2 पे आ जाते हैं, जिसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में नोट कीजिएगा कि जो रेक्टिफिकेशन है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये तकरीबन आपको हर प्रोजेक्ट में जो रेक्टिफिकेशन का पार्ट है ना, इससे जरूर गुजरना होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये आपको बड़े अच्छे अंदाज में आना चाहिए। ये यूं समझे कि मैंने पेपर का एक हिस्सा लीक कर दिया है यहाँ पे। तो ये रेक्टिफिकेशन का कंपोनेंट जो है ना, ये सेमीकंडक्टर ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये वो हिस्सा है जिसको आपने जो समझे कि मास्टर कर लेना। इसकी तमाम एग्जांपल्स, इसकी तमाम प्रॉब्लम्स, ये आप चाहे तो अपने ग्रुप में डिवाइड कर लें। अपने ना कोई एक स्टूडेंट ये कर ले, एक स्टूडेंट ये, वो फिर मिल के आप उसको कर ले एकदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें जैसे ये फार्मूला, चूंकि फार्मूला आपके पास किताब होगी तो फार्मूलाज जो हैं वो आपको देने की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। आपके पास किताब आप ओपन करें, फार्मूला आपके पास डायरेक्ट। वैसे ये फार्मूला आप लिख सकते हैं साइड में ना, आप एक रेफरेंस से एक नोट बना लें छोटा सा, उसमें ये फार्मूलाज वगैरह लिख लें ताकि जो है वो आपको जो है ये फार्मूलाज जो है ये रेडिली अवेलेबल हो। इसमें भी मैं कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसको आप बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो कर पा रहे हैं। जैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर है ना, इसमें ये वाली एग्जांपल जो इसने दी है ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये सिर्फ थियोरेटिकल है, इसमें कोई क्वेश्चन या इस तरह नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि डिटरमिन द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द नेटवर्क। अच्छा, आउटपुट वेव फॉर्म की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आउटपुट वो पीक वोल्टेज की बात करेंगे और डीसी वोल्टेज आउटपुट की बात करेंगे। तो इसने बड़े अच्छे अंदाज में पहले जो है वो, चूंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास वीडियो मौजूद है इसकी, तो पहले इसने इसको एक साइकिल की मदद से समझाया है कि एक साइकिल में कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा ऑफ होगा,
इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, आउटपुट पे वोल्टेज क्या आएगी, फिर दूसरा साइकिल लेके और फिर उसके बाद उसकी आउटपुट ड्रा की है। और हमने अपनी स्लाइड्स में वो दूसरा सर्किट भी बताया है। तो इसका एक एक स्टेप कीजिएगा। ये एग्जांपल मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं समझता हूँ कि ये एग्जांपल अगर आप एक एक स्टेप के साथ करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। अच्छा, क्लिपर और क्लैंपर्स जो है इसको इतना हमने फोकस नहीं किया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल जरूर बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसके हम चले जाएं जो इसके स्टैंडर्ड सर्किट्स हैं उनमें चले जाएं, जैसे ये है फॉर एग्जांपल 2.20। इसमें अगर आप देखें तो ये जो डायोड है ना, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये इस तरह का जो सर्किट जो आउटपुट के ऊपर आपको एक छोटा सा एक वोल्टेज सोर्स नजर आ जाए, ये सर्किट सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असल में ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, ये हमने पहले डायोड को एक कंडीशन मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। तो अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें जहाँ ये सारे सर्किट्स दिए हुए हैं, ये देखें ना, ये सारे सर्किट्स दिए हुए हैं। अब देखें ना, ये जो दो सर्किट हैं इनमें अगर आप देखें तो इन सर्किट्स में ये जो जो क्या कहते हैं, जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है डायोड के साथ, और यहाँ जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इनकी डायरेक्शन आपस में रिवर्स है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो ये चीज जो है ना, ये छोटी सी चीज है, मैं आपके, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायोड को पहले हम एक कंडीशन मेंटेन कंडीशन में रखते हैं ताकि जब अब सिग्नल आएगा ना, अब जो सिग्नल आएगा उसकी फिर आउटपुट जो है वो फिर हम अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पास करना चाहूंगा ताकि अगर स्टूडेंट्स के ज़हन में कोई सवाल है ना वो पूछ लें। जी बेटा, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। सर मतलब फुल वेव और वो जो हाफ वेव वाला है और क्लिप वो जो क्लिपर वाला है, वहाँ उसमें से मतलब सिर्फ मतलब इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी का पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। CLO 2 में पहले आपका सवाल रिपीट कर लें कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखें, अगर हम कोर्स आउटलाइन पे चलते हैं तो कोर्स आउटलाइन में ना आपके दो सवाल बन रहे हैं। एक सवाल है कि आप एक्सप्लेन करें। अब चूंकि इसमें एक्सप्लेन में दो सवाल भी हो सकते हैं कि एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, यानी ये स्ट्रक्चर, एंड एक्सप्लेन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी हो सकता है। तो दो सवाल भी हो सकते हैं इसी में CLO 1 में से। इसी तरह CLO 2 में भी दो सवाल हो सकते हैं जिसमें, लेकिन ये सॉल्व है ना तो ये न्यूमेरिकल ही होगा, इसमें थ्योरी नहीं होगी। थ्योरी जो है वो पहला हिस्सा है, ये है थ्योरी जिसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके क्वेश्चन थ्योरी में भी आ रहा है और न्यूमेरिकल भी आ रहा है। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आ गया होगा। जी बेटा, और कोई सवाल करना चाह रहे हैं? फैसल कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी फैसल। नहीं सर, ठीक है। चले, वेरी गुड। हादी बख्श, आपका मैसेज भी आया था बेटा, आप बताइए आपके ज़हन में कोई सवाल है? सर हम ये स्लाइडो से भी पढ़ सकते हैं ना? मेरे ख्याल में आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई है। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं ना, पेपर की तैयारी उसमें से भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हादी बख्श का सवाल ये है कि क्या स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है? वाई नॉट भाई, स्लाइड से तो हमने सीखा है, ठीक है। स्लाइड्स क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? स्लाइड्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे ना इस सर्किट की, जिसमें फुल वेव की हम बात कर रहे थे। तो फुल वेव में अगर आप देखें, एक मिनट के लिए मैं वहीं ले जाता हूँ, अगर टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये चीज़, अच्छा हादी बख्श ने अच्छा सवाल पूछा है, वेरी गुड। तो इनके सवाल का जवाब देना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम जा रहे हैं, जैसे ये है, अगर आप देखें तो ये जो एग्जांपल है 2.17, इस एग्जांपल का जो किताब ने जो एक पार्ट किया है वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए किया है। लेकिन जब आप स्लाइड में जाएंगे ना, तो एक मिनट, स्लाइड्स कहाँ हैं?
स्लाइड्स में अगर आप जाएंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ये जब आप स्लाइड्स ऑन करेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे, हाँ, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो है हमने दोनों यानी जो साइकिल्स है ना वो दिखाए हैं इसमें, पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव माइनस, और ये नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें आपको ये सर्किट मिला। अच्छा, ये जो 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 लोअर पार्ट है ना, ये किताब ने नहीं किया हुआ, ये हमने आपके लिए स्लाइड्स में किया है, ठीक है, ताकि आपको ये चीज बताने के लिए। अब किताब में ये चीज मौजूद नहीं है, तो अब आप देखिए कि स्लाइड्स भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कैसे जो है ये चीज जो है ये आगे वर्कआउट होगी। तो हादी बख्श, आपको मेरा जवाब समझ में आया है? जी जी सर। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। इस सब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है। जी सुमैया, आपका कोई सवाल है? जी सर, वो मुझे पूछना था, आप कुछ मल्टी सिम से तो नहीं देंगे, मतलब मल्टी सिम के सर्किट्स वगैरह? हाँ, आपका सवाल भी अच्छा है। असल में अभी मल्टी सिम पे हमने कोई चीज़ आपको नहीं दी है, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप कर सकते हैं। यूँ समझें कि ये भी एक वो टिप है कि आपको जो सर्किट दिया हुआ है आप जल्दी से उसको मल्टी सिम में बना लें, और मल्टी सिम से जो उसका आंसर निकाला हुआ है उस आंसर के मुताबिक आप अपने स्टेप्स कर लें। चीटिंग तो नहीं इसको कहना चाहिए, लेकिन ये एक स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। यानी वी आर जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स ना, कि ज़ाहिर है आप लोगों को पेपर में ग्रेड अर्न करने हैं, तो आप कुछ मेहनत करेंगे, कुछ बेहतर स्मार्ट कुछ ऐसा मैकेनिज्म करेंगे तो आपके मार्क्स बेहतर आएंगे ना। तो सुमैया का सवाल अच्छा है कि क्या हम मल्टी सिम यूज कर सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते। यू हैव टाइम, 2 आवर्स हैं आपके पास, यू कैन डू इट। लेकिन एक चीज हमेशा ज़हन में रखिएगा, ये जो, एक मिनट मैं बात कंप्लीट कर लूं, अभी बस टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा, वो ये है कि जब भी आप, ये इंडिविजुअल असेसमेंट है, ट्राई टू डू इट योर बेस्ट फॉर योर ग्रेड्स, और चीटिंग ना करें, यानी किसी को अपना आंसर ना बताएं। दिस इज ए गुड प्रैक्टिस, मैं सबसे यही एक्सपेक्ट करूंगा। दिस इज इंडिविजुअल असेसमेंट, इट्स नॉट ए ग्रुप असेसमेंट। ग्रुप में आप पढ़ें जरूर। ओके, अभी ये किसी भी टाइम सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। गुड लक विद योर एग्जाम्स, मेहनत जरूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा।